जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पहुंच चुके हैं 5वीं प्रैक्टिस सेट पर। और 5वीं प्रैक्टिस सेट से मतलब है साथ ही कि 4 प्रैक्टिस सेट तैयार होंगे। एक बार हम सब करें। बहुत अच्छे से हम चीज़ों का रिवीजन एक क्रमिक तरीके से करते हुए चल रहे हैं कि हम अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को इस लास्ट टाइम पर कैसे रिवाइज करें और कौन से फैक्ट्स हैं जो हमको भूलने नहीं है, वो सब मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। आपसे क्वेश्चन भी मैं पूछता हूं। उम्मीद करूंगा एक अच्छा सा रिवीजन जरूर आप करते होंगे और एक भरोसे से करते होंगे और आप उस भरोसे को साथ ही परीक्षा में पाएंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था? कौन है जिसने भारत में जजिया कर को चलाया? आप सारे लोगों को पता होना चाहिए, क्या वो बलबन है, या बलबन ने, या मोहम्मद बिन कासिम ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज तुगलक ने? तो कई सारे साथियों का उत्तर आता हुआ बी, कई का सी। तो बी जो उत्तर है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर प्रथम अरब आक्रमणकारी है। मुझे बताओ कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? प्रथम अरब आक्रमणकारी हम इसको कहते हैं। पहला इन्वेडर है साथी ये, जिसने भारत पर अरब की तरफ से आक्रमण किया। तो 712 में साथी ये क्या हुआ था? 712 में ये आपका आपका क्या हो गया था? सफल हो गया था। और उस समय जो सिंध प्रांत में शासक था वो कौन था जब इसका आक्रमण हुआ था? तो सिंध में साथी राजा दाहिर का शासन था। क्या बोलेंगे? राजा दाहिर का शासन था, जहां पर इसने अटैक किया था। ठीक है। इससे पहले 2 असफल आक्रमण भी हुए थे। अब्दुल्ला और बदल ने साथी क्या किए थे? असफल आक्रमण किए थे। मुझे बताएंगे जो अरब आक्रमणकारी मोहम्मद कासिम है, इसने जजिया जो लगाया वो किस क्षेत्र में लगाया था? आपका सिंध क्षेत्र में। क्या बोलेगा? सिंध क्षेत्र में जजिया इसने लगाया था। और वो किस पर लगता था? जो मुस्लिम मतलब कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में कश्मीर क्षेत्र में जजिया किसने लगाया? बोलेंगे कश्मीर क्षेत्र में जजिया किसने लगाया था? ऐबक ने लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों से तब तक क्या बोलेंगे आपका जजिया नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया साथी? क्या बोलेंगे? ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था एफएसटी ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, जो विकल्प डी है। क्या बोलेंगे? एफएसटी अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुझे बताएंगे अरबियों द्वारा बसाया गया पहला नगर कौन सा है? तो ये अरब आक्रमण हुआ तो अरबों ने पहला जो नगर बसाया भारत में कौन सा था? अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर। अरबों द्वारा बसाया गया प्रथम नगर कौन सा था? तो आप कहेंगे जो इन्होंने पहली सिटी भारत में साथी एस्टैब्लिश की प्रथम नगर कौन सी थी? वो आपका वो था महफूजा। क्या बोलेंगे? महफूजा, जो 731 एडी में सिंध क्षेत्र में बनाया गया था। क्या नाम है उसका? महफूजा आप लोगों को बोलना है। ठीक है, आगे आते हैं। सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहां पर हुआ था? आप सब लोगों को पता होना चाहिए भारत के पर जो आक्रमण हुए उसमें एक तो नाम कासिम का आता है, एक साथी आपका गजनी जिसने 17 बार आक्रमण किए। एलियट प्रसिद्ध इतिहासकार है, उसने लिखा है। उसका जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण है उसका 16वां आक्रमण था, 1025 में उसने किया था। एक बार थम्स अप करके बताया कि इन सब चीजों के बारे में भैया हम जानते हैं। अब आते हैं सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो गोरी ने जो भारत में आक्रमण किया है दोस्तों वो किया उसने कहां पर? आपका लाहौर, मुल्तान, सरहिंद या फिर टट्टा। आप बोलेंगे मुल्तान में उसका आक्रमण हुआ था 1175 में। क्या बोलेंगे? किस वर्ष में? 1175 में। मुल्तान आज पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो भारत का ही अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था। जी भैया। अब मुझे क्रम बताइए वो 5 युद्ध गौरी के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 1178 में गौरी ने कहां पर युद्ध किया था? तो बोलेंगे पाटन गुजरात में। कहां पर? पाटन गुजरात में उसने युद्ध किया था। और यहां पर जो शासक था वो कौन था? आपका साथी भीम द्वितीय। इनकी मां का नाम क्या था? भीम द्वितीय की जो मां थी साथी, मूलराज द्वितीय की जो मां थी कौन थी? रानी नायिका देवी। और रानी नायिका देवी ने क्या किया था जानते हो ना? मुझे तो हंसी भी आती है इस बात पर। नायिका देवी ने ऐसी तलवार चलाई थी कि मोहम्मद गोरी को नपुंसक बना दिया था, और ये सच्ची घटना है। ठीक है। उसके बाद तो मोहम्मद गोरी आया नहीं 13 वर्षों तक, लेकिन फिर उसने प्रयास किया 1191 में। 1191 में जो युद्ध हुआ उसको हम कहते हैं तराइन का पहला युद्ध, तराइन प्रथम। क्या बोलेंगे? तराइन प्रथम किस किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी है एक तरफ और एक तरफ थे आपका पृथ्वीराज चौहान जी, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ, इसमें किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान जी की इसमें जीत हुई थी। ठीक है, मोहम्मद गोरी इसमें हारा था। फिर आता है गोरी पूरी ताकत से, तो उसमें इस बार हुआ तराइन सेकंड। क्या बोलेंगे? तराइन सेकंड हुआ, और तराइन सेकंड में साथी क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी की जीत हुई, लेकिन किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान जी के खिलाफ। क्या बोलेंगे? मोहम्मद गोरी की जीत हुई। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जी के जो चचेरे भाई थे आपका जयचंद, उनसे लड़ा चंदावर का युद्ध। क्या बोलेंगे? चंदावर वॉर इसमें लड़ा, और किसके खिलाफ? घेड़वाल वंश के राजा जयचंद थे। जयचंद जो किस वंश के थे? घेड़वाल वंश के थे, और कन्नौज में शासन करते थे। वही कन्नौज। अब से पहले कन्नौज किसकी राजधानी मैंने बताया था आपको? जरा एक बार बता दें मुझे। कन्नौज मैंने किसकी राजधानी आपको बताया था? इसकी राजधानी था प्रसिद्ध राजा, मैंने आपको बताया परमेश्वर भी आपको बताया नाम उनका, तो आप कहेंगे हर्षवर्धन की राजधानी भैया थी। हम गलत नहीं करेंगे, हर्ष कई साथियों का उत्तर आया, तो कहेंगे कि गोरी यहाँ पर आया। और गोरी के आक्रमण के बाद में ही साथी इसी के जो आपका गुलाम थे, ठीक है ना, जैसे जिसमें से ऐबक है तो उसने गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली वंश बना था आपका, तो दिल्ली सल्तनत जिसको हम कहते हैं। मुझे बताना दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए थे, संख्या कितनी है उनकी? तो दिल्ली सल्तनत है साथी, उसमें कितने वंश हुए थे भैया? 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। तो एक तो गुलाम वंश था, दूसरा कौन सा? क्या बोलते? जी के तो सरल है, याद करने वाला चाहिए। गुलाम, खिलजी, बोलेंगे भैया कहीं सरल वरल नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुगलक वंश, क्या बोलेंगे आपका? फिर तुगलक वंश था आपका, और फिर थे आपके पांचवा चौथा वंश कौन सा था दिल्ली की गद्दी पर? सैयद वंश था। और पांचवा दोस्त कौन सा था? वो लोधी वंश था। ठीक है, तो सरल है। क्या बोलेंगे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी थे। इसके बाद में फिर मुगलों का शासन आया। ठीक है। मुझे बताइए दिल्ली सल्तनत पर जो ये 5 वंश हुए, प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक किस राजवंश ने शासन किया था? कौन सा वंश था जो सबसे कम समय तक रहा? तो गुलाम वंश रहा आपका 1206 से लेकर के 1290 तक, खिलजी वंश रहा 1290 से लेकर के 1320 तक, गुलाम वंश सॉरी तुगलक वंश रहा 1320 से लेकर के 1414 तक, और सैयद वंश रहा 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश रहा 1451 से 1526 तक। पहले तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश कौन सा है? प्रथम वंश कौन सा है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है? क्या बोलेंगे? अंतिम वंश कौन सा है? ये भैया याद रखेंगे। सर्वाधिक जो शासनकाल है, सबसे ज्यादा शासनकाल वो है 94 वर्षों का। किसका है? तुगलक वंश का है सबसे ज्यादा, और सबसे कम है खिलजियों का। सबसे कम दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम जो साथी सबसे कम टाइम तक के लिए जो रहे, सबसे कम समय के लिए जो रहे, वो कौन रहे? वो खिलजी रहे। ठीक है। अगर मैं पूछूं दिल्ली सल्तनत कुल कितने वर्षों का इतिहास है, तो क्या आंसर आएगा? दिल्ली सल्तनत तो क्या बोलेंगे भैया? 1206 से लेकर के 1526 है, अर्थात हम कह देंगे कि ये 320 वर्षों का इतिहास है। 320 वर्षों का इतिहास है, आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? बताएं जी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? वो ऐबक है। और आपसे पूछे दोस्त खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? वो जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है दोस्त आपका। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? बताएंगे जी। तो गयासुद्दीन तुगलक है, जिसको जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। गयासुद्दीन तुगलक जीएसटी है आपका, जीएसटी है। सैयद वंश का साथी कौन है? खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां है आपका। और दोस्त लोधी वंश का जो संस्थापक है वो है आपका बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी इसका फाउंडर है। ठीक है, बहलोल लोधी। आपसे पूछे शासनकाल तो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि दिल्ली की गद्दी पर सबसे लंबे समय तक कौन राजा बैठा था? तो क्या बोलेंगे? बहलोल लोधी ही है, जो 1451 से लेकर के साथी आपका 1489 कुल 38 वर्ष तक एक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 38 ईयर्स। क्या बोलेंगे? 38 ईयर्स, 38 वर्षों तक अकेला ही है। बाद में नहीं, अकबर और वो जो थे वो तो साथी कहां पर? वो तो आगरा में फिर काफी समय पर गद्दी पर बैठे रहे। ठीक है जी, याद रखेंगे, सारी चीजें पूछी जाती हैं।
मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? किसके समय पर आया आपका चंगेज खान? बड़ा खतरनाक व्यक्ति था चंगेज खान, ठीक है? अपने विरोधियों का पीछा करते हुए भारत में आ रहा था। जलालुद्दीन मकबरनी के पीछे भागते-भागते भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन इल्तुतमिश की होशियारी से वो वापस लौट गया था। तो क्या बोलेंगे भैया वो इल्तुतमिश का शासनकाल है और जो चंगेज खान भारत में आया 1221 की बात है, 1221 में, ठीक है? 1221 में। अब यहाँ पर इल्तुतमिश को थोड़ा हमको समझना होता है, उसको समझें। तो मैंने अभी बताया गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? ज़रा बताना, गुलाम वंश अगर आपने मेरी बात को सुना, इस ममलूक वंश, दास वंश या गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका फाउंडर है भैया अकबर। कौन आपका? ऐबक। कौन है? ऐबक है। ऐबक तो आप जानते ही हैं 1206 में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, 1206 में गद्दी पर बैठा, लेकिन 1210 में उसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के क्या हो गई? मौत हो गई। अब जब उसकी मौत हो गई तो ऐबक के बाद में गद्दी पर कौन आया था? आराम शाह आया, लेकिन आराम शाह को जूट के युद्ध में हरा के कौन गद्दी पर आया था? इल्तुतमिश। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो क्या बोलेंगे ये 1211 से 1236 तक रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्त जो अकबर है इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? सीखने की बात ये है, मुझे बताएं। अकबर ने तो अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर, लेकिन इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी कहाँ पर? दिल्ली में। इसीलिए इसको क्या बोलते थे हम? राजधानी जब इसने दिल्ली बनाई तो इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है ये बात आप समझ गए होंगे। खुद ऐबक भी गुलाम है। ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम, और ये इसका गुलाम है, तो इसीलिए इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? गुलाम का गुलाम भी कहते हैं। इसका जो सरदार था वो भी खुद गुलाम था। ये क्या हुआ? ये गुलाम का भी एक गुलाम हुआ, गुलाम का गुलाम, ठीक है? इल्तुतमिश से ही प्रश्न बनता है। साथ ही इल्तुतमिश की बेटी बहुत प्रसिद्ध है इतिहास में, इसकी बेटी का क्या नाम है बताएंगे? इसकी बेटी का नाम है रजिया सुल्ताना। क्या बोलेंगे? रजिया सुल्तान। और इतिहासकार कौन आपका साथी? कई इतिहासकारों ने लिखा है कि रजिया जो है अगर महिला न होती तो उसका नाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े शासकों में लिया जाता। उसके पतन का कारण उसका महिला होना रहा। तो इल्तुतमिश के बाद में क्या बोलेंगे? 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल है, और ये प्रथम महिला शासक है। कौन है? प्रथम महिला शासक बनी तुर्की और भारतीय इतिहास की, ठीक है? लेकिन मुझे याद बताइए जरा, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिया सुल्तान के पति का नाम था अल्तुनिया, जो पंजाब का एक गवर्नर था। कौन था? ये पंजाब का साथी एक गवर्नर था। कौन था ये? पंजाब का गवर्नर। पंजाब का गवर्नर से क्या मतलब है? यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि इल्तुतमिश ने एक आपका संगठन बनाया था 40 सरदारों का। इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? 40 सरदारों का एक साथी संगठन बनाया था। क्या नाम था उसका? भैया तुर्क चहलगानी। उन्हीं 40 लोगों में से एक सरदार है कौन? एक सरदार है आपका कौन? वो अल्तुनिया है, पंजाब में था। पंजाब में भी कहाँ पर था? एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, बठिंडा में। कहाँ पर? बठिंडा, जिसका नाम कई बार एसएससी ने तो तबर हिंद भी दिया है। तबर हिंद में कौन था? ये आपका गवर्नर था। तो ये जो 40 लोग हैं ये बड़े नाखुश हुए थे जब रजिया गद्दी पर बैठी, तो उन सब लोगों ने विरोध किया। बाद में जब रजिया गद्दी से हट गई, ठीक है, तो इन सब लोगों ने जश्न मनाया, क्योंकि रजिया को कैद किसने कर लिया था? रजिया गुंडों में फंस गई। इसका मतलब है अल्तुनिया ने ही क्या कर लिया था? रजिया को कैद कर लिया था पंजाब में, जब उसके खिलाफ वो विद्रोह किया था और उसको दबाने गई। तो वो सारे के सारे लोग जश्न मनाने लगे। 40 लोग बोले भैया अब तो बल्ले बल्ले हो गई, अब तो गद्दी हमारी हो गई। इसने क्या किया? इसने बोला इसको अल्तुनिया को, पगले तू पगला गया है क्या? इतनी मैं सुंदर लड़की हूँ और वो सारे तुझको देख दावत पे भी नहीं बुला रहे हैं, खुद खुद पार्टी कर रहे हैं, और तू पगला मुझको यहाँ कैद करके बैठा है। देख मैं दिल्ली की गद्दी की रानी हूँ, खूबसूरत हूँ, और ऐसा करते करते चुपके से आंख मार दी अल्तुनिया की तरफ। मतलब ये तो कहानी है एक। कहने का मतलब उसने अल्तुनिया को शादी का प्रपोजल दिया और कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो तो हम कौन हो जाएंगे? दोनों के दोनों, मैं वहाँ की रानी और तुम हो जाओगे ऑटोमेटिक राजा। 40 सरदार वैसे भी नहीं पूछ रहे। पगला इसकी बातों में जब आ जाता है तो दोनों पागल दिल्ली जाते हैं और फिर 40 सरदार द्वारा मारे भी जाते हैं। तो कहने का मतलब अपने चक्कर में अल्तुनिया को डुबा देती है बेचारे को। प्रश्न पूछा जाता है रजिया को किस किले में कैद करके रखा था? तो क्या बोलेंगे? किला मुबारक था वो बठिंडा का। किला मुबारक, पिछली बार सीपीओ में पूछा गया किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किला मुबारक कहाँ पर है? पंजाब में है, बठिंडा में है, तबर हिंद, कोई भी नाम आएगा आप लिख देंगे। जी भैया हम लिख देंगे, ठीक है? तो रजिया की ये बात रही। अच्छा इल्तुतमिश से और बात करते हैं, कौन-कौन सी इल्तुतमिश की महत्वपूर्ण बातें हैं। इल्तुतमिश ने दो साथी प्रथम मकबरा बनवाया। पहला मकबरा हिंदुस्तान में किसने बनवाया? जिसको हम बोलते हैं कौन सा मकबरा था? अपने बेटे महमूद की याद में बनाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। पूछा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी, इसके बेटे महमूद की याद में दफनाया गया वहाँ पर। तो क्या बोलेंगे भैया ये दिल्ली में स्थित है। प्रथम मकबरा इसने बनवाया। इल्तुतमिश से ही प्रश्न पूछा जाता है चांदी की मुद्रा टका और तांबे की मुद्रा जीतल का चलन किसने कराया था? जीतल का चलन किसने कराया था? और जो इसके सैनिक थे उनको ये क्या देता था? इक्ता प्रथा किसने शुरू की? यानी सैनिकों को उनकी सेवा के बदले में क्या मिलता था? जमीन का टुकड़ा मिलता था। ये प्रथा किसने शुरू की? ये इल्तुतमिश ने। मेरा प्रश्न आपसे ये है, सारे साथी बताओ, क्वेश्चन बना दोगे तो मैं समझूंगा कि दिल्ली के वंश पर मजबूती आपकी है। इक्ता प्रथा को खत्म किसने किया था? इक्ता प्रथा को खत्म किसने किया था ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये तो हम अभी बता चुके। तो प्रथम शासिका कौन है? रजिया सुल्तान है, याद रखेंगे, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? आप जानते हैं खलीफा मतलब आपका जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पद होता था कि वही सबसे बड़ा पद है, उसका भी सहायक खुद को कहा। तो किसने कह दिया भैया? बलबन ने कह दिया। बलबन का शासनकाल है 1265 से 87, यानी कि अभी 1290 के बीच के शासक चल रहे हैं। यानी बलबन बड़ा महत्वपूर्ण है भैया, छोटा सा बलबन, बड़ा खतरनाक बलबन। बलबन की दरगाह बलबन की जो साथी कब्रगाह है उस पर आज भी दिल्ली सरकार ने बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ आना मना है। रात में कुतुब मीनार परिसर के कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है परिसर है उसमें उसकी कब्रगाह है, वहाँ नहीं जाते, कहते बलबन आ जाता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है? तो बलबन जो है साथी इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है कि लोह एवं रक्त नीति किसने अपनाई थी? लोह एवं रक्त नीति तो किसके खिलाफ अपनाई थी बताएंगे जरा भैया? हरियाणा के जो मेवाती लोग थे दिल्ली आने वाले मुसाफिरों को लूटते थे, तो किसके खिलाफ अपनाई थी उसने? ये तो मेवातियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी उसने। और प्रश्न पूछा जाता है गैर इस्लामिक पद्धति में दरबार को किसने सजाया था? यानी ये फारसी बहुत सारी चीजों को लेकर के आया। गैर इस्लामिक प्रथा शुरू किसने कराई थी? जैसे इसने एक उत्सव शुरू करा दिया था नवरोज, जो कि आपका किसका था? पारसियों का था। तो पारसी मुस्लिम थोड़ी है, तो गैर पारसी प्रथा होगी, पारसी धर्म का त्योहार है। क्या बोलेंगे? एक इसने साथी आपका कौन सी? मेरे सामने झुकोगे और मेरे सामने क्या बोलोगे? घुटने नहीं, सॉरी, लेट के चलोगे। पाबोस शुरू करवाई किसने? इसी ने कराई। बलबन ने सिजदा और पाबोस शुरू करवाई थी, याद रखेंगे। प्रथम सुल्तान है, क्या बोलेंगे? तो गैर इस्लामिक प्रथा तो मैंने आपको बता दी। पूछता है ऐसे भी कि फारसी पद्धति में दरबार को किसने सजाया था? फारसी पद्धति में दरबार किसने सजाया? दरबार किसने सजाया? अब ये इतना खतरनाक था कि सब डरते थे इससे, कोई इसके खिलाफ विद्रोह नहीं करता था, लेकिन एक व्यक्ति ने विद्रोह किया था और कहते हैं कि एक ही इन साथी 22 वर्षों में अकेला एक ही अभियान ऐसा हुआ कि बलबन को दिल्ली के बाहर जाना पड़ा, और वो था बंगाल का विद्रोह। तो बहुत पूछा जाता है बलबन के समय बंगाल का विद्रोह किसने किया था? बलबन के समय जो बंगाल रिवोल्ट हुआ वो किसने किया था? तो बंगाल विद्रोह साथी 1279 में हुआ और ये किया था तुगरिल खान ने। तुगरिल खान का बहुत बुरा हाल किया था इसने। तुगरिल खान की खाल उतरवाई थी इसने, खाल उतरवा के उसमें अंदर घुस भरवाया था और दिल्ली जो बंगाल के बाजार थे, मुर्शिदाबाद जैसे बाजारों में इसके संबंधियों को इसने लकड़ी के तख्तों पर गड़वा दिया था पूरे बंगाल में कि बलबन के खिलाफ आवाज उठाओगे, बलबन के खिलाफ आवाज उठाने का यही हाल होता है। तो क्या बोलेंगे? 1279 में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था जिसको बलबन ने दबाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, इसके टाइम का बड़ा पूछा जाता है। आगे आते हैं। मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत किसने दिया है? क्या बोलेंगे भैया? आपका गुलाम वंश की बात करें 1206 से 1290, गुलाम वंश का अंतिम शासक बताएं कौन था? तो कैमूर अंतिम शासक था, ऐबक पहला शासक था, इल्तुतमिश वास्तविक शासक था। गुलाम वंश के बाद में आया खिलजी वंश।
और खिलजी वंश में क्या हुआ था साथी बताइए जरा? संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी कितने दिन तक शासन रहा था? भैया ये 1290 से 96 तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी एके ये रहा था आपका 1296 से 1316। ये 2 शासनकाल कभी मत भूलना, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो कुल 30 वर्षों का तो शासन है खिलजी का, और उसमें भी 20 वर्ष किसके हो गए? वो अलाउद्दीन खिलजी के हो गए। तो लगभग अलाउद्दीन खिलजी का ही शासनकाल है। तो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का किसने वर्णन दिया है? प्रश्न ये पूछा गया है आपसे। अमीर खुसरो ने, हसन निजामी ने, मिन्हाज ने। ये वही है जिसने कहा था कि रजिया मिन्हाज उस राज, इसने पुस्तक लिखी, उसमें इसने रजिया की तारीफ लिखी है। इल्तुतमिश के समय का दरबारी था। क्या बोलेंगे जी, क्या इसने लिखा है? नहीं भैया। अमीर खुसरो ने साथी वर्णन दिया है मलिक काफूर का। मलिक काफूर क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं हजार दिनारी। क्या बोलेंगे? हजार दिनारी कहते हैं। कल की कक्षा में मैंने क्या बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के सारे प्रश्न रख दिए हैं। कक्षा आपकी अगली भी तैयार है। क्या बोलेंगे? मलिक काफूर ने दक्षिण अभियान का तीव्र विश्वसनीय वृत्तांत दिया था, अमीर खुसरो ने दिया था। किसने? अमीर खुसरो कौन है साथी बताएंगे जरा? अमीर खुसरो तो साथी एक सूफी संतों की कैटेगरी के थे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे बताएंगे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु कौन थे ये आपको बताना है। इनकी बुक का नाम है तुगलकनामा। क्या नाम है? तुगलकनामा। उसमें ही ये सारे वर्णन मिलते हैं इतिहास के। तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे भैया? अमीर खुसरो के गुरु थे कौन बताएंगे? निजामुद्दीन औलिया। क्या बोलेंगे? निजामुद्दीन औलिया किसके गुरु थे? निजामुद्दीन औलिया ये अमीर खुसरो के गुरु थे। ठीक है जी, इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया, कई साथियों ने लिखा। और जितने भी प्रश्न पूछे जाएं आपसे गजल के, खंडी खड़ी बोली के, आपसे पहेली पूछ ले, सितार पूछ ले, इन सब का फादर कौन है? वो अमीर खुसरो ही है। कौन है बोलेंगे एक बार? इन सब का जो जनक है भैया वो अमीर खुसरो है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? मतलब उस सदन का सदस्य नहीं होता और फिर भी उसका अध्यक्ष होता है। तो विधानसभा का अध्यक्ष होता है क्या? नहीं, ये तो सदस्य होता है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं क्या ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं? नहीं जी भैया। भारत के उपराष्ट्रपति उस सदन की सदस्यता करते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो याद रख लेना आर्टिकल 64 के अनुसार कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा? वही राज्यसभा का सभापति होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति का पद भैया आर्टिकल 63 में बताया गया है। कैसे बोलते हैं? उसका नी कास। ठीक है, नी शपथवादी होना। तो उपराष्ट्रपति किसमें आ जाते हैं? 63 में आ जाते हैं। वो सभापति के रूप में कार्य करेंगे, वो 64 में बात आ जाती है। फिर क्या आ जाती है उनके आपके दोस्त यहाँ पर क्या बात आ जाती है कि भैया जब उनकी समय अगर उनका जो है अगर वो खाली हो गए तो रिक्ति आदि के बारे में बात हो जाती है, यहाँ निर्वाचन में बात हो जाती है, कार्यकाल के बारे में बात हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है? कल बड़ा जोर देकर मैंने आपको समझाई थी ये बात। कौन व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के तो इलेक्शन में तो वोट नहीं डाल सकते किंतु उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कल भी बताया इलेक्टेड मेंबर सारे वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड मेंबर है वो सभी करते हैं, यानी जो निर्वाचित हैं वो सभी करते हैं। राज्यसभा के क्या मनोनीत नॉमिनेटेड जो है, मैंने क्या कल जोर देकर के कहा, नॉमिनेट मेंबर कोई नहीं होता जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता हो, लेकिन नॉमिनेट मेंबर जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। बात क्लियर है? तो कौन कौन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इसमें लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों तरह के, यानी आपका नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो, नामांकित हो या निर्वाचित हो, दोनों उसी में भाग लेते हैं। क्या बोलेंगे जी? बोलो मेरे साथ एक बार भैया। बहुत दोनों तरह के सदस्य, बहुत टाइप ऑफ मेंबर्स, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, चाहे निर्वाचित हो, चाहे चयनित बोले, चाहे हम उसको नामांकित बोले, सभी लेंगे भाग, सभी भाग ले। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल का प्रारंभ होता है। शून्यकाल किस समय प्रारंभ होता है बताएंगे? सुबह 10 बजे शुरू होता है या फिर 11 बजे या 12 बजे या 9 बजे? तो संसद कितने बजे से शुरू होती है साथी आपका? तो आप बोलेंगे भैया सबसे शुरू में संसद का होता है प्रश्नकाल। 1 घंटे का होता है संसद की कार्रवाई में। पहले संसद की कार्रवाई कितने बजे से? 11 बजे से। 12 नहीं, संसद 11 बजे ओपन होगी, 6 बजे तक चलती है। प्रश्नकाल 11 से 12 होता है। प्रश्नकाल होता है 11 से 12, 12 से 1 किस समय प्रारंभ होता है बताएंगे? सुबह 10 बजे शुरू होता है या फिर 11 बजे या 12 बजे या 9 बजे? तो संसद कितने बजे से शुरू होती है साथी आपका? तो आप बोलेंगे भैया सबसे शुरू में संसद का होता है प्रश्नकाल। 1 घंटे का होता है संसद की कार्रवाई में। पहले संसद की कार्रवाई कितने बजे से? 11 बजे से। 12 नहीं, संसद 11 बजे ओपन होगी, 6 बजे तक चलती है। प्रश्नकाल 11 से 12 होता है। प्रश्नकाल होता है 11 से 12, 12 से 1 तक साथ आपका क्या होता है? वो होता है आपका शून्यकाल। और 1 से 2 तक क्या होता है? 1 से 2 तक होता है लंच, और 2 से 6 तक क्या होता है? फिर बहस चलती है। इसमें नेताजी एक दूसरे को हमने चुन के भेजे थे कि हमारे लिए कानून बनाएंगे, और ये क्या करते हैं वहाँ थप 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 सारे के सारे ऐसे समझो तमाकू बना रहे होंगे। कोई कुछ बोलेगा एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, बस दूसरे की विपक्ष पक्ष की बात पर, पक्ष विपक्ष की बात पर मेज वहाँ बजाएंगे, मेज बजाने। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे को खिलौना मिल जाता है वो उसको लगातार बजाता रहता है और हंसते और मेज को नीचे। आप देखोगे देश के केंद्रीय मंत्री हैं कई तो, और दूसरे की बात पे मेज को नीचे करके थाली उसको मेज को बजा बजा के हंसते हैं वो। जैसे किसी खेल के लिए हमने इनको बिठाया था कि तुम यहाँ बैठ के भैया जब हम तुमको सांसद बना दे, ये देश की भोली वाली जनता जब तुमको चुन के भेज दे वहाँ, तो तुम वहाँ ताली बजाना और खेल खेलना वहाँ। तो ये 2 से 6 तक सारी चीजें होती हैं। स्थगन प्रस्ताव आपसे पूछे या कोई भी प्रस्ताव आएगा, कोई भी टाइम देके पूछ ले, कटौती प्रस्ताव आदि कोई भी प्रस्ताव है वो इस समय पे पेश होगा। और इस समय पे पेश होने का मतलब है 2 से 6 के बीच में किसी समय लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं, तो वो 2 से 6 की टाइमिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, खिलौना इस समय खेलते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बात जान लो, संसद के जो सत्र हैं, चलो संसद के जो सत्र हैं उनको भी जान लो। ठीक है, याद रखना संसद के जो सत्र हैं वो किसमें बताए गए हैं? संसद के सत्र बताओ सारे लोग, कितने सत्र होते हैं संसद में? तो आर्टिकल 85 के अनुसार 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला सत्र होता है बजट सेशन, जैसे अभी बजट आया तो बजट सत्र आता है आपका कब से? फरवरी से मई के बीच में, फरवरी से मई के बीच में। जैसे दूसरा मानसून बजट आता है, मानसून बजट आता है मानसून के दिनों में, यानी कि आपका अभी जैसे ये तो बजट वाला था, जब अंतरिम बजट आता है, एक अभी बजट आया उसको बोलेंगे जुलाई से अगस्त के बीच में। और तीसरा आता है आपका शीतकालीन सर्दियों में, शीतकालीन बजट। तो शीतकालीन बजट आता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, शीतकालीन बजट। अब ये फिक्स नहीं है, आगे पीछे के दिनों की संख्या हो सकती है। अब ध्यान से देखना, मुझे बताओ क्या 12 महीने संसद खुलती है? आप कहेंगे नहीं भैया यहाँ जून की छुट्टी हो गई और यहाँ आपका सितंबर अक्टूबर की छुट्टी हो गई और यहाँ जनवरी की छुट्टी हो गई, तो 4 महीने गायब हो गए। तो 4 महीने, इसी स्थिति में भाई संसद कानून बनाने के लिए, इसीलिए राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है। जब ये सब लोग छुट्टी मना रहे होते हैं, विदेश घूम रहे होते हैं, तब उस समय देश को आपातकाल में किसी कानून की जरूरत पड़ेगी, तब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 2 के बीच में मान के चलो अगर मानसून सेशन ना हुआ, मानसून सेशन नहीं हुआ तो मई से नवंबर के बीच में कितना गैप हो जाएगा? मान के चलिए अगर ये मानसून सेशन नहीं हुआ तो मई से नवंबर के बीच में, मई कौन सा महीना है? 5वां महीना है, और नवंबर 11वां महीना, तो कितने महीने का गैप हो जाएगा? बोलेंगे भी फटाफट से मैक्सिमम। इसीलिए कहते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आप उस 6 महीने को रख लेते हैं। अब तो नहीं बोलोगे राष्ट्रपति का अध्यादेश, तो 6 महीने तो ये
इतना हो सकता है कि कम से कम पूछा भी जाता, होते तो 3 सत्र, परीक्षा में उत्तर 3 मत दे देना। प्रश्न पूछेगा आपसे कि मुझे बताइए कम से कम वर्ष में संसद के कितने सत्र होने चाहिए? वर्ष में कम से कम, अधिक से अधिक तो 3 है, तो कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? तो आप कहेंगे ऐसा हो सकता है कोई एक सत्र ना हो, तो कम से कम 2 सत्र तो होने ज़रूरी है और उनके बीच का अंतर जो है 6 माह से अधिक ना हो। क्या बोलेंगे जी? उनके बीच का जो अंतर है भाई साहब वो 6 माह से अधिक ना हो। ये बात याद रख लेनी है। जी हाँ, आगे आते हैं। तो संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? क्या मंत्रिपरिषद के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या विधायिका के प्रति? तो कोई भी सरकार है वो किसके प्रति होती है? आपका विधायिका के प्रति, यानी कि आपका विधायिका बोले या फिर कई बार उसको सेंट्रल में लोकसभा भी बोलते हैं, तो लोकसभा बोले या विधायिका। तो राज्य में किसके खिलाफ होती है? राज्य में तो विधायिका, और विधायिका ही हम उसको बोलते हैं आपका, या फिर अगर इसके लिए दूसरे शब्द का इस्तेमाल होता है लोकसभा शब्द इस्तेमाल हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए नाम आए, तो विधायिका कहें या लोकसभा कहें, भैया एक ही बात होगी। भारतीय संविधान के अनुसार जो साथी प्रभुसत्ता है, जो सॉवरेनिटी है, वो किसमें निहित है? प्रभुसत्ता किसमें आती है? तो राष्ट्रपति सहित संसद में है प्रभुसत्ता, या प्रधानमंत्री में सॉवरेनिटी है सारी, या मंत्रिमंडल, या फिर जनप्रतिनिधि? तो याद रख लेना, हम कहते हैं कि भारत एक, क्या बोलते हैं हम? भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बोलेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यही तो बोलते हैं जी भैया। तो ये जो संपन्नता है ये किसके अंतर्गत है? समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन हम कहेंगे राष्ट्रपति सहित संसद में ये बात आती है। राष्ट्रपति सहित संसद, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति सहित संसद। मुझे बताओ राष्ट्रपति, कल मैंने दोस्त किस अनुच्छेद में आपको बताया? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। फिर हम बात करेंगे संसद की, पार्लियामेंट की बात करेंगे, संसद की बात करेंगे। तो संसद में क्या है दोस्त आपका? आर्टिकल 80 और 81 की बात हम करते हैं। क्या बोलेंगे? आर्टिकल 80 और 81 की बात हम करते हैं, आर्टिकल 81 की। संसद को किस अनुच्छेद में बताया गया है? आर्टिकल 79 में बताया गया है। आपसे पूछे तीसरा कौन बताया मैंने आपको? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है साथी? आर्टिकल 52 में है भैया। तो आपसे पूछे संसद के कुल कितने अंग होते हैं? अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। परीक्षा में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, संसद के कुल कितने अंग होते हैं? तो आप कहेंगे संसद के 3 अंग होते हैं। मैं पूछूं संसद के कुल कितने सदन होते हैं? सदन कितने होते हैं? तो सदन आप कहेंगे 2। कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 80 किसके बारे में बताता है? राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में बताता है। ठीक है। आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है? लोकसभा के बारे में बताता है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। क्या बोलते हैं? स्थायी सदन, क्योंकि इसके सभी सदस्य एक साथ रिटायर नहीं होते। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भैया? हर प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी सदन और उच्च सदन इसको कहते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा जाते हैं। वो लोकसभा का चुनाव लड़के कोई भी पहुंच जाता है, इसलिए थाली बजाते हैं, वहां सीटों को तपाते हैं, तो इसको कई बार निम्न सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैसा भी व्यक्ति चुनाव लड़के पहुंच जाता है, तो ये निम्न सदन है, कोई भी इसमें पहुंच जाता है। तो स्थायी सदन क्यों है साथी? क्योंकि ये तो देखो प्रत्येक 5 वर्ष में विघटित होती है लोकसभा, तो प्रत्येक, क्या बोलेंगे? प्रत्येक 5 वर्ष में। और जो स्थायी सदन है साथी, इसका मतलब है ये, क्या बोलेंगे? कभी विघटित नहीं होता। कभी विघटित, या कभी ये साथी आपका सस्पेंड होगा, कभी विघटित नहीं होगा। ठीक है, कभी विघटित नहीं होता। मैं आपसे पूछूं, जैसे मुझे बताओ राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सारे दोस्त बताएं। अब की बार पूछा गया, इसमें पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था 2022 वाले। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बताएंगे? राज्यसभा का कार्यकाल विकल्प था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई कार्यकाल होता ही नहीं। क्या बोलेंगे? राज्यसभा सदस्य का होता है। राज्यसभा सदस्य का होता है भैया 6 वर्ष, और जिन्होंने राज्यसभा का कार्यकाल बताया था 6 वर्ष, तुम्हारी पिटाई हो जाए। गलती नहीं करनी है, बार-बार गलती करते हो और ये गलती नहीं चलेंगे। राज्यसभा का नहीं होता, राज्यसभा सदस्य का होता है। लोकसभा सदस्य का 5 वर्ष होता है। ठीक है। सभी राज्यों में साथी लोकसभा, आपका लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं, ऐसे ही सभी राज्यों में राज्यसभा सीटें। यूपी में सबसे ज्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 31 सीट है और लोकसभा के लिए यूपी में कितनी सीट है? वो 80 सीट है। क्या बोलेंगे? 80 सीट है। क्या बोलेंगे जी? 80 सीट है। ठीक है, 80 सीट है, ये आपको पता होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। मुझे बताओ जो लोकसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं? मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं साथी? मैक्सिमम 550 सदस्य हो सकते हैं, आंग्लो भारतीय को जोड़ के 552 मैक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 543 है, वो बात अलग है। ठीक है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 मैक्स हो सकती है, अधिकतम 250 हो सकती है। और अभी उसमें क्या होता है? 238 तो होते हैं आपके साथी इलेक्टेड, और 12 कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 12 को कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठकें होना आवश्यक है? अभी मैंने बताया कम से कम आपसे पूछेगा तो साथी क्या कह देंगे? भाई होते तो मैक्सिमम 3 सत्र, लेकिन कम से कम पूछे तो, क्या कहेंगे? कम से कम पूछे तो भैया हम कह देंगे 2 बार होते हैं। ठीक है, 6 महीने का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 इसी बात के बारे में प्रावधान करता है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत जो है वनाच्छादित है? आच्छादित का मतलब होता है, आच्छादन मतलब ढका होना, जो वनों से ढका हुआ है, और मैक्सिमम परसेंटेज है उस राज्य का, मतलब उसमें प्रतिशतता में सबसे ज्यादा वन है। ये कहां पर है साथी? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में तो 2021 में वन रिपोर्ट आई थी, तो या फिर मिजोरम में, तो मिजोरम में है साथी। क्या बोलेंगे? 84% के साथ में, 84.5% के साथ में सबसे ज्यादा घिरा हुआ है। मैं आपसे पूछूं भारत में वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो भारत में जो वन क्षेत्र है ना साथी, वो 21.71% है। ठीक है। मैं आपसे पूछूं वनावरण की बात करूं, वनावरण और आपका जो वृक्षारोपण हम करते हैं, उसमें कितने प्रतिशत है? वो 24.62% हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? ये आपकी तरफ से उत्तर मुझे चाहिए। सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो वन है साथी, सबसे ज्यादा वन वो आपका एमपी में है। अगर मैं पूछूं सबसे कम क्षेत्रफल के अनुसार वन किसमें है? सबसे कम वन क्षेत्रफल के अनुसार किसमें है? तो आप कहेंगे भैया हरियाणा में है। कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है, आगे निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामपुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कौन सा राज्य है जिसमें ये कोयला क्षेत्र दोस्त आपका है? अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है, सारे आपका साथी माइंस आपको याद होने चाहिए। 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, आप लोगों को याद हो। बैलाडीला की खान याद है? थम्स अप करके बताओ जी भैया, बैलाडीला से प्रश्न पूछा गया था। तो नामचुक कोयला क्षेत्र कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश का एक कोयला क्षेत्र है। कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कोयला क्षेत्रों की बात करते हैं। मुझे बताओ लालमटिया क्षेत्र कहां पर है? लालमटिया कोयला क्षेत्र जो है वो कहां पर है? मैं आपसे पूछूं राजमहल जो कोयला क्षेत्र है वो कहां पर है? मैं आपसे पूछूं गिरिडहा जो कोयला क्षेत्र है वो कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया झारखंड में है। झारखंड में है। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र रानीगंज कहां पर है बताएंगे? रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये सब किसके लिए है? कोयला के लिए है। किसके लिए है? कोयला के लिए। रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पर है भैया जी? पश्चिम बंगाल में है। मुझे बताओ कोरबा और सोनहट कहां पर है? कोरबा कहां पर पड़ता है और सोनहट की जो प्रसिद्ध खाने हैं ये कहां पर है? तो आप कहेंगे कोरबा और सोनहट भैया छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली की खान कोयला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सिंगरौली की खानी कहां पर है? तो सिंगरौली है आपका यूपी में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तालचेर की प्रसिद्ध खाने कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है, कोयले के लिए प्रसिद्ध। क्या बोलेंगे? उड़ीसा में कोयले के लिए प्रसिद्ध खाने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है?
क्या बोलेंगे आपका बेलाडिला मध्य प्रदेश, यही पूछा गया था, ये आ गया। ये यूपी पुलिस आपका पूछा गया था 17 शिफ्ट जिसमें देखा हो 17 तारीख की पहली शिफ्ट जो कैंसिल एग्जाम हो गया। बेलाडिला मध्य प्रदेश, केमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूमि झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। तो क्या बोलेंगे जी भैया मयूरभंज उड़ीसा की है, सिंहभूमि झारखंड की आपका है, ठीक है, ये यहाँ पर लोहा मिलता है, केमानगुंडी कर्नाटक की है, लेकिन बेलाडिला मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है, बेलाडिला की खाने कहाँ पर है, उत्तर दें, सबने देखा होगा उस टाइम पे एग्जाम का। तो क्या बोलेंगे भैया ये बस्तर में स्थित है, बस्तर अर्थात ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब आते हैं हम प्रसिद्ध लोह खानों पर, इसमें नाम आते हैं दोस्त आपका कुद्रेमुख का, जो शेर के मुख की खाने हैं, किसकी, कुद्रेमुख अर्थात शेर के मुख की खाने हैं, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसी तरह बादाम पहाड़ियां लोहे के लिए प्रसिद्ध, बादामी जो पहाड़ हैं साथी ये कहाँ पर हैं, बादामी पहाड़ कहते हैं या बादामी पहाड़ी भी कह देते हैं, ओडिशा में, कहाँ पर है, ओडिशा में स्थित है। आपसे पूछे दोस्त नोआ मंडी कहाँ पर है लोहे के लिए, नोआ मंडी आपका भैया झारखंड में है, क्या बोलेंगे, वो झारखंड में है। कॉमन खाने जानते हो, मध्य प्रदेश में खाने जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है, बताना कौन सी खाने हैं, क्या बोलते हैं उनको हम साथी, क्या बोलेंगे जरा बताएं। मध्य प्रदेश में जो हीरे की खाने हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं कोलार और हट्टी कहाँ पर है, सोने के लिए है, कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ जिसको हम कहते हैं, कोलार और हट्टी की खाने कहाँ पर है, कोलार हट्टी खाने ये भैया कर्नाटक में है, कहाँ पर है, कर्नाटक में, किसके लिए है, सोने के लिए है। और एमपी में कौन सी है, हीरे के लिए है, एमपी में हीरे की प्रसिद्ध खाने हैं, क्या बोलेंगे आपका पन्ना और आपका साथी सतना में है, कहाँ पर है, पन्ना और सतना में हीरे की खाने हैं। बहुत बढ़िया, कई दोस्तों ने पन्ना लिख के बताया, बहुत गजब, ये प्रसिद्ध है। जैसे खेतड़ी बहुत प्रसिद्ध है, खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है बताएंगे, खेतड़ी भैया जी कॉपर के लिए जाना जाता है अर्थात तांबे के लिए जाना जाता है। और राजस्थान में खेतड़ी समझ रहे ना, राजस्थान खेतड़ी के ही राजा थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को स्वामी कहा था, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी कहा था। जादूगढ़ा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, जादूगढ़ा, जादूगढ़ा साथी जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, सिंहभूमि झारखंड में है, क्या बोलेंगे, सिंहभूमि झारखंड में स्थित है। ये किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। अब मेरा प्रश्न आपका मेरा प्रश्न है आपसे यूपी जी के का कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध जिला यूपी में अगर बात करें तो यूपी में है दोस्त हमारा कौन सा, ललितपुर है, क्या बोलेंगे, यूपी में ललितपुर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्नलिखित कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर साथी कुछ हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमने दिए हैं और उधर स्टेट दिए हैं कि कौन से स्टेट में है। तो कलपक्कम कहाँ पर पड़ता है, बिजली बनाने का साथी कलपक्कम, ठीक है। काकरा पार कहाँ पर है, केगा कहाँ पर है, और रावत भाटा, रावत भाटा रा से राजस्थान, रा से रावत भाटा। कल पक्का आऊंगा तुमसे मिलने, तुम मिलना, ठीक है, कल पक्का। तो कलपक्कम कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु में। काकरार पार क्या बोलोगे, गुजरात, ठीक है। केगा क्या बोलेंगे, कर्नाटक में है। तो क्या बनेगा साथी बताएं जरा, 1 2 3 4 1 2 3 बन जाएगा। यूपी में जो परमाणु संयंत्र है मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में साथी किस जिले में है, उत्तर प्रदेश का। तो नरौरा कहाँ पर है भैया, नरौरा भैया यूपी में है, लेकिन यूपी के किस जिले में है, यूपी में भैया बुलंदशहर में है, ठीक है, मार्क करके रखना इसको, यूपी के बुलंदशहर में है दोस्त आपका। मैं आपसे इसी तरह पूछूं, मुझे बताओ तारापुर जो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो नहीं जानते हो वो लिखना इस बात को कि भारत का सबसे पहला है, 1969 का है तारापुर। जैसे साथी मैं आपसे पूछूं ट्राम्बे कहाँ का है, तो ट्राम्बे भी कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का है। ट्राम्बे में आपका वो स्थित है क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम बार्क कहते हैं, क्या बोलते हैं, BARC। ट्राम्बे में क्या है आपका, महाराष्ट्र में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च वहीं पर होती है, ठीक है, ये हमको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन है जो सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, रबर में पहला स्थान किसका आता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो क्या बोलेंगे, केरल में सबसे ज्यादा भैया रबर हमारी होती है, केरल में। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो, थर्मोस्टेट फिजिक्स में साथी एक टर्म्स यूज होती है, इसका अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो ऊष्मा को मापने के लिए होती है, तापक्रम को मापता है, ऊष्मा को कैलोरीमीटर में मापते हैं, तापक्रम को साथी थर्मामीटर में मापते हैं। किसी निकाय का तापक्रम जब साथी सेल्फ रेगुलेट होने लग जाए, स्वयं नियंत्रित होने लग जाए, यानी टेंपरेचर को वो खुद ही कंट्रोल करे, इसी को बोलते हैं क्या, थर्मोस्टेट, तापमान बराबर रखें, क्या बोलेंगे, थर्मोस्टेट हम उसी को कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे फिजिक्स में थॉमस अल्बर्ट ने उसकी खोज की थी थर्मोस्टेट की, वो नहीं पूछा जाएगा कभी भी। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी देखो किसी चीज को चलने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, चालन के लिए माध्यम चाहिए, जी हाँ, चालन होता है कि एक कण से दूसरे कण पर होता है, संवहन होता है साथ ही एक कण को छोड़ करके दूसरे कण पर भी पहुंच जाता है, बीच के कण को छोड़ के। जैसे पानी गर्म होता है, आपने अक्सर देखा होगा, तो पानी जब आग लग रही होती है तो क्या होता है, ऊपर गर्म हो जाता है, तो क्योंकि वो ऐसे चलते रहते हैं, लेकिन नीचे की तरफ ठंडा रह जाता है, तो संवहन। लेकिन विकिरण के लिए कभी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, कैसे याद रखेंगे, सूर्य की किरणें आपके पास किस माध्यम से पहुंचती हैं, तो वो निर्वात में आती हैं, यस और नो। जो सोलर रेडिएशन है, जो सौर विकिरण है, वो आपके पास साथ ही किसी माध्यम से आता है या निर्वात में भी आ जाता है, तो आप लिखेंगे जी भैया निर्वात में भी आ जाता है, ट्रेवल कर लेता है। केल्विन ताप स्केल पर पानी का कथनांक कितना है, कल का फॉर्मूला याद है, हम सब कर दो एक बार, मजा आ जाएगा। अगर याद किया होगा तो लगेगा कि हाँ इस क्लास में जो कुछ बताया जाएगा वो तुम तैयार रखोगे। तो बोले भैया केल्विन ताप पर आपका पानी का कथनांक, यानी कि पानी का कथनांक सब जानते होंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का कथनांक मतलब जिस पर उबले तो 100 डिग्री होता है। अब सेल्सियस तो पता चल गया, तो कल बताया ना C/5 बराबर K - 273/5। केल्विन ही तो पूछ रहा है, तो इन दो की जरूरत है, 5 से 5 गया। की वैल्यू आपको पता चल गई 100 है सेल्सियस में, K नहीं पता है तो K कितना हो जाएगा, 273 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 273 को इधर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 373 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसको बहुत सुंदर से नोट करना अपने पेपर में, जो कागज तुम लिखते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। कौन सा, लैक्टोज क्या खट्टे दूध में मिलता है, कार्बोनिक अम्ल जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसमें सोडा वाटर होता है, बहुत खतरनाक चीज है, चाय जैसे बहुत खतरनाक चीज है, नहीं पीनी चाहिए। फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चीटी में, ठीक है, टंक वाली चीजों में, बिच्छू हो चाहे ततैया हो, ठीक है, ततैया हो उन सभी में फॉर्मिक एसिड होता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका अंगूर में होता है, इमली में भी होता है, इमली में भी होता है, ठीक है, इमली में भी होता है, लेकिन लैक्टोज खट्टे दूध में नहीं होता, वहां तो लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ना कि लैक्टोज। क्या बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल होना चाहिए था भैया। मुझे बताओ सिट्रिक अम्ल किसमें मिलता है, सिट्रिक अम्ल बताओ सारे दोस्त कि इसका रिसोर्स क्या होगा भैया, खट्टे फल होंगे जैसे नींबू संतरा आदि हो गए, क्या हो गए, खट्टे फल हो गए आपका। मैलिक अम्ल बताओ किसमें पाया जाता है, मैलिक एसिड जो है साथी वो पाया जाता है भाई साहब किसमें, सेब में। मैलिक अम्ल किसमें मिलेगा, सेब में, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना इसको। ऑलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, परीक्षा देने जाओगे प्रश्न आएगा। ऑलिक अम्ल आपका साथी जैतून के तेल में, किसमें, ऑलिव ऑयल जो होता है, ऑलिव ऑयल। इरूसिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इरूसिक अम्ल जो बताएंगे वो शानदार छात्र हैं कक्षा के। इरूसिक अम्ल आप बता दो मुझे, और एक मैं बताता हूँ आपको बेंजोइक एसिड, क्या बेंजोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, वो घास में पाया जाता है। इरूसिक बताएंगे दोस्त, बहुत बढ़िया, किसी को उत्तर इरूसिक लिखे। भानु तो क्या करता रहता है, कौन दिखाना, क्या गेम खेल रहा है भाई, देख लेकर इनको प्लीज। इरूसिक अम्ल क्या बोलेंगे, सरसों, क्या बोलेंगे, सरसों, क्या बोलेंगे जी, सरसों का तेल, इरूसिक। इरूसिक में मुर्गा बना दूंगा तो ये बच्चे तो दूर है, इन्हें तो नहीं बना सकता, पर तुझे जरूर बना दूंगा यार। इसकी शैतानी के लिए ये गेम खेल रहा है, इसको मुर्गा बना दिया जाए, यस और नो, और मुर्गा बना गया माफ कर दिया जाए। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है बताएंगे जी एक बार, ऐसा ना हो तुम्हारी गलतियों के लिए इसे मुर्गा बनाने लग जाऊंगा। तुम गलत उत्तर बताओ, मुर्गा ये बनेगा।
कौन सा है जो साथी किसी वायरस से जनित रोग नहीं है, विषाणु जनित रोग नहीं है? बताइए। खतरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग। जो विषाणु से जनित यानी वायरस के द्वारा नहीं पैदा होता है, तो क्या बोलेंगे भैया वायरस के द्वारा कौन सा नहीं पैदा होता? खतरा होता है, जी हाँ, मोरबिली वायरस की वजह से होता है। रेबीज होता है, जी हाँ, रेबडो वायरस की वजह से। पोलियो होता है आपका माइसेटिस वायरस की वजह से। लेकिन टीबी जो होता है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। टीबी तो साथी जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे? वायरस से जनित रोग किस किसके याद हैं? थम्स अप करें। तो कैसे बोलते हैं? रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। कैसे याद कराया था? रेखा हमें हिट करके। पहले हमारे गुरुजी थे केमिस्ट्री के, कम से कम भी कब बताऊं मैं तुम्हें, 2010 की बात, तब याद करो, तभी पूरे हिंदुस्तान में चर्चित एक ट्रिक थी। रेखा हमें, पुरानी ट्रिक्स है जिनको हमेशा से लोग याद करते आए। रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। कहाँ छोड़ गई? पोइछे मतलब पीछे छोड़ गई। ऐसी रेखा कंपटीशन में आगे निकल जाएगी तुमसे, ठीक है। तो रेखा से मतलब क्या होता है? रे से होता है साथी आपका, रे से होता है रेबीज। क्या होता है? रे से होता है रेबीज आपका। खा से होता है खसरा। क्या होता है? खा से होता है खसरा। है से होता है साथी आपका, क्या बोलेंगे? हर्पिस, जो त्वचा का रोग है। क्या होता है? हा से हर्पिस होता है। अगर बात करें यहाँ से हिट से, क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। कैसे होता है आपका? ही से हेपेटाइटिस हो गया। कैसे होता है आपका? ट्रेकोमा, जो आंख का रोग है। जो नहीं जानता वो लिख लेना कि ट्रेकोमा आंख का रोग है। तो हिट करके को छोड़ देते हैं। ओ से आता है आपका साथी पोलियो। क्या बोलेंगे? पोलियो आ जाता है आपका। और ए से आ जाता है एड्स। खतरनाक रोग वायरस के ही है, एड्स होता है। और आपका क्या बोलेंगे? पोइछे, इसको बोलते हैं पोइचे। अब याद रखेंगे पोइचे। तो चे से होता है आपका चेचक होता है। छो से होती है छोटी माता। क्या होती है? छोटी माता होती है। छो से क्या होती है? छोटी माता। डे से होता है डेंगू। क्या होता है? डे से होता है डेंगू। गे से होता है गलसोद। कौन सा? गलसोद होता है। और ई से होता है आपका इन्फ्लुएंजा। क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है। एक दो बार पढ़ना, याद रहेंगे। इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी जी भैया, याद रख लेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद रहेंगे। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा है जो जीवाणु जनित है? ये तो विषाणु के हो गए, अभी हमने नाम पढ़े। अब हम बात करें जीवाणु जनित रोगों की, बताएंगे फटाफट से। जीवाणु जनित अलग बातें नहीं करेंगे, सारे दोस्त सिर्फ उत्तर देंगे ABC देंगे, सारे दोस्त उत्तर देंगे भैया, बस ठीक तरीके से। भैया सिंगरौली एमपी में, जी भैया एमपी में, मैंने कहीं गलत लिख दिया क्या? सिंगरौली को एक बार देख लेता हूँ, क्या मैंने गलती से कहीं इसको सिंगरौली कहाँ पर आया था जरा बताएंगे मुझे जिक्र? सिंगरौली हमने कहीं पर गलत लिख दिया क्या? कितने नंबर क्वेश्चन में था साथी हमारा जहाँ पर हम खान लिख रहे थे? सिंगरौली एमपी में होगा, पहले आप करेक्ट करें अपनी कॉपी में, मैं देख लेता हूँ मैंने कहीं पर गलत लिखा है तो। एक दो साथी का मैंने कमेंट देखा अभी, बताएंगे जी कहाँ पर लिखा था हमने, एक बार बोले। इसको करेक्ट कर दो, वो रहा, इसको करेक्ट करेंगे सारे साथी। सिंगरौली कहाँ पर है साथी आपका? मध्य प्रदेश में, ठीक है भाई साहब। अभी तुमसे मिलता हूँ मैं 2 मिनट में, यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा है जो जीवाणु जनित है? जीवाणु जनित है, बताएंगे। जीवाणु जनित है, फटाफट से सारे दोस्तों को उत्तर आना चाहिए। तो क्या कहेंगे? खिलाड़ी पांव, यक्ष्मा, दाद या फिर त्रंस होता है जो जीवाणु जनित होता है। क्या बोलेंगे भैया? टीबी होता है, अभी बताया था। यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको, बोलते हैं जो जीवाणु के रोग होते हैं। क्या बोलेंगे? जीवाणु के जो रोग होते हैं, जीवाणु के रोग होते हैं। पंडित का टिक्सी न्यू है। क्या बोलेंगे? पंडित का टिक्सी न्यू है, ये याद रखेंगे। पंडित का टिक्सी न्यू है, यानी पैसे होता है क्या आपका? प्लेग होता है। डी से होता है आपका डिप्थीरिया। क्या होता है? डी से होता है डिप्थीरिया। कैसे होता है आपका? टाइफाइड। क्या होता है? टाइफाइड होता है। का से होता है आपका? काली खांसी। क्या होता है? का से काली खांसी होता है। टी से साथी आपका टिटेनस होता है, टिटेनस रोग होता है। अगर हम बात करें, सॉरी वैसे नहीं रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगी। काली खांसी होगा आपका साथी। अगर हम बात करते हैं किससे? टिटेनस हो गया आपका। और टिटेनस के बाद में कैसे क्या हो जाता है? कुष्ठ रोग हो जाता है, कुष्ठ रोग। क्या बोलेंगे? कुष्ठ रोग हो जाता है। न्यू से साथी आपका निमोनिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। और है से हैजा हो जाता है। क्या हो जाता है? हैजा हो जाता है, हैजा। प्रोटोजोआ की ट्रिक किस किसको याद है जरा बताएं? प्रोटोजोआ की ट्रिक किस किसको याद है? पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ बोलो जरा, प्रोटोजोआ क्या बोलेंगे जी? पापा काम पे सोते हैं। ये बड़े बूढ़ों की ट्रिक है, काम पे सोते हैं, काम पे सोते हैं। तो क्या बोलेंगे भैया? पा से क्या बनता है आपका? पायरिया। क्या बनता है? पायरिया बनता है। का से बनता था काला आजार। क्या? काला आजार। मैं से बनता है मलेरिया। क्या बनता है? मलेरिया। और आपका पैसे पेचिस, बड़ी दिक्कत होती है, बार बार आदमी जाना पड़ता है वॉशरूम उसको। पे से पेचिस और सोते से निद्रा रोग जो होता है, सोते से निद्रा रोग, ये सब किसके रोग हैं? प्रोटोजोआ अर्थात आपके क्या बोलेंगे साथी? उससे होने वाले रोग हैं। हम भैया इनको याद रखेंगे, कोई दिक्कत? और दामाद खाए गंजा फ्रूट, वो किसकी है जरा बताना? वो किसकी है भैया? फंगस की, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब? आप हमेशा देखते होंगे इकोनॉमिक सर्वे कब आता है साथी? बजट से क्या आता है? बजट से क्या आता है? बोलेंगे जी बजट के आगामी वर्ष का जो बजट है, जो बजट आने वाला है उससे हमेशा पहले आएगा। क्या बोलेंगे? जैसे 1 फरवरी को बजट आने वाला है तो 31 जनवरी को क्या आएगा? अगर बीच में वर्किंग डे है तो, और छुट्टियां तो कोई बात नहीं, फिर उससे भी पहले लेके आएंगे। तो क्या आता है? 1 दिन पहले आता है, ये बात भी नोट कर लो। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। कौन सा मंत्रालय लेके आता है इकोनॉमिक सर्वे को? तो आप बोलेंगे भैया फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय द्वारा ये जारी किया जाता है। मैं आपसे पूछूंगा पहली बार जो साथी, पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? तो पहला आया था 1950-51 में, याद रख लेना 1950-51 में। और 1964 से ये 1 दिन पहले आने लगा। कभी प्रश्न पूछे तो याद रख लेना 1964 तक ये हमेशा बजट के साथ ही आता था। 1964 तक बजट के साथ ये आता था। किसके साथ? बजट के साथ ये आता था, ठीक है, बजट के साथ ये आता था। नेक्स्ट, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस आधिक्य को क्या कहते हैं? तब इस अधिकता को क्या कहते हैं? यानी कि जो उसका साथी रेवेन्यू है उससे ज्यादा खर्चा कर रही है, 100 रुपए कमाई है और उस 105 रुपए खर्च कर रही है, तब इस अधिकता को, उस 5 रुपए को हम क्या कहेंगे? जो 5 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, तुम्हारी इनकम 10,000 और तुम खर्च कर दो उसमें 15,000, तो जो 5,000 है वो क्या है? तो उसी 5,000 को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा कहते हैं। और राजस्व घाटा कैसे निकलेगा? तो जो व्यय है, खर्चा है, राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दो, समझ गए? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू जो साथी इनकम है उसको माइनस कर देंगे, तो 5 रुपए तभी तो आएगा राजस्व घाटा, जी भैया तभी आएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा। आगे आएंगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है? तो आज आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ने हैं, तो विक्रय कर है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, या फिर वेल्थ टैक्स है। तो जो संपदा पर, अपनी प्रॉपर्टी पर आप टैक्स देते हैं वो आपको सीधे प्रभावित करता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? सीधा प्रभावित करे, तो सीधे तौर पर आपको देने पड़े। जैसे जीएसटी वस्तु के साथ जुड़ के आता है, आपको डायरेक्ट पे नहीं करना पड़ता, पता भी नहीं चलता कि इसमें कितना जीएसटी है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर क्या बोलेंगे भैया? आयकर होता है, इनकम टैक्स होता है, आयकर होता है आपका, निगम कर होता है भैया आपका क्या होता है? व्यय कर होता है, पूंजी लाभ कर होता है भैया, क्या होता है? पूंजी लाभ कर होता है आपका, पूंजी लाभ कर होता है, उपहार कर होता है, क्या होता है? उपहार कर होता है दोस्त आपका, और ब्याज कर होता है। कौन सा कर? जो आप ब्याज पर टैक्स देते हैं, ब्याज कर, ये सब डायरेक्ट टैक्स है।
12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये टफ प्रश्न है, इसमें मजा आएगा, कौन बता पाएगा? बताएंगे जी। तो केसी पंत थे क्या आपके? ये 10वें के थे। केसी पंत 10वें के थे साथी आपका। सी रंगराजन थे क्या? जी भैया 2005 से 10 तक था ये। राजमन्नार की बात करें, ये नहीं साथी। सरथानम दूसरे के थे, ये दूसरे फाइनेंस कमीशन के थे। मुझे बताओ पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न बनेगा। और अभी कौन सा वित्त आयोग? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले जो फाइनेंस कमीशन था उसके साथी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बोलेंगे केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। अभी साथी पीछे 15वां वित्त आयोग जो है आपका, 15वें वित्त आयोग के कौन थे? आपका 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह थे। कौन थे? एन के सिंह थे। और 16वें के मैंने इसी कक्षा में कौन बताए? आपकी तरफ से उत्तर चाहिए। 16वें के मैंने कौन बताए थे? जो नीति आयोग के साथी पहले उपाध्यक्ष रहे थे, अरविंद पनगड़िया। क्या बोलेंगे? अरविंद पनगड़िया भैया, ये 16वें वित्त आयोग के लिए इनको नियुक्त किया गया है। मुझे बताओ वित्त आयोग को किस अनुच्छेद में बताया गया है? जो साथी वित्त आयोग है, ये फाइनेंस कमीशन है, इसको किस अनुच्छेद में बताया गया? तो आर्टिकल 280(1) में इसको बताया गया है। याद रख लेना, इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और साथ में 4 अन्य सदस्य होते हैं। और उन 4 सदस्यों में से 2 क्या होते हैं? 2 तो होते हैं पूर्णकालिक हमेशा के लिए, ठीक है, जब तक आयोग है, और 2 होते हैं अंशकालिक, यानी कि बदलते रहते हैं। 2 अंशकालिक होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत भाई साहब, कोई परेशानी इस बात में? जी नहीं भैया। नेक्स्ट, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, यूपी में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? यूपी में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये आपको बताना है। बहुत बार पूछा जाता है यूपी के एग्जाम्स में। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी भैया? अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। और विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए याद रखना, सेज एक्ट बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब आया था? ये आया था 2006 में, ठीक है। और स्पेशल जोन, जो साथी स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर यूपी में बात करते हैं तो बताएंगे भैया। कितने लोगों ने उत्तर दिया? 8, कुछ साथी 4 बता रहे हैं, कुछ साथी 5 बता रहे हैं। नहीं भैया, 2018 लास्ट इसके आंकड़े के अनुसार, 2018 के अनुसार 19 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। 19, 4 नहीं। किस वर्ष फोमा ने फेरा का स्थान ले लिया? बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। पहले तो इन दोनों की फुल फॉर्म इतनी बार पूछी जाती है, इनमें से अगर कभी क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपको पहले ही बताया जीएस की स्ट्रेटजी में कि फुल फॉर्म जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। फेरा और फेमा अपनी कॉपी में नोट करो पहले तो। फेमा है, क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि जो आपका विदेशी मुद्रा के लिए होता है साथी, उसके प्रबंधन के लिए अधिनियम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और जो फेरा है ये था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, ठीक है। दोनों का फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे। फिर आता है फेमा कब आया? 1999 में आया। फेमा कब आया? 1999 में आया। तो ये फेमा है साथी आपका, ये कब आया था? 1999 में आया था। और फेरा कब आया था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब आया था? ये 1973 में बना था। और इसका एक्ट जो फाइनली आया था वो 1974 में आया था। तो कई बार एग्जाम 1973 को पूछेगा तो 1973 मार्क करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? नहीं जी। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो देश राजधानी का सही सुमेलित नहीं है? देश और उनकी राजधानियां बहुत सारी तुमको याद होंगी, अभी पता चलता है। सूरीनाम की राजधानी जॉर्ज टाउन है क्या? नहीं भैया, सूरीनाम की है पारामारिबो। क्या है? पारामारिबो कैपिटल किसकी है? सूरीनाम की है। और जॉर्ज टाउन साथी किसकी है? जॉर्ज टाउन तो खुद राजधानी किसकी है? गुयाना की है, गुयाना की, ठीक है, गुयाना की राजधानी है। ओके, पराग्वे की असांसुआन है, पेरू की लीमा है, फिजी की सुबह है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। कुछ राजधानी तुम मुझको बताना। बहामास की राजधानी बताओ क्या है? जो सारी राजधानी बता दे वो टॉपर ऑफ द स्टूडेंट खुद ही मान लेना, क्योंकि तुम यहाँ तो झूठ बोल देते हो कमेंट सेक्शन में कई बार। बहामास की क्या है साथी? नसाउ है। बहरीन की बताओ, बहरीन की क्या है? आपका मनामा है। बहरीन की राजधानी क्या है? वो मनामा है। आपसे मैं पूछूं बेलारूस की राजधानी बताओ, बेलारूस की राजधानी बताओ। मैं आपसे पूछूंगा भैया कौन है टॉपर ऑफ द स्टूडेंट? और जो झूठे को हाथ उठाएगा उसका भी पुलिस में स्कोर कम होगा। फिर बोत्सवाना की राजधानी क्या है? ये आपको बतानी है। बोत्सवाना के बाद में चिली की राजधानी बताओ क्या होगी? चिली, बोत्सवाना क्या बोलोगे? गैब्रोन है। चिली की साथी सैंटियागो है, ठीक है, चिली सैंटियागो। ये सैंटी क्यों हो रही है यार? नहीं भैया सैंटी नहीं है, चिली मिर्ची काली थी। जॉर्जिया, क्या बोलेंगे भैया? जॉर्जिया की राजधानी क्या है? जॉर्जिया की है भैया टिबिलिसी। क्या बोलेंगे? टिबिलिसी है। क्या है? टिबिलिसी उसकी राजधानी है। मैं आपसे पूछूं जमैका की राजधानी क्या है? तो जमैका की राजधानी है साथी आपकी किंगस्टन। कौन है यहाँ के धावक? हुसैन बोल्ट हैं जी। लातविया की राजधानी क्या है? लातविया की भैया रीगा है, रीगा। लेबनान की राजधानी बताइए, लेबनान की राजधानी बोलते रहना मन में बस, ठीक है, बेरूत। और लीबिया की राजधानी बताना क्या होगी? लीबिया की राजधानी है, सॉरी, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। ले भैया त्रिपोल खोल दी, त्रिपोली, ठीक है, त्रिपोली होगी। माली की राजधानी बताना, माली की राजधानी बताओ क्या होगी? माली की राजधानी है बमाको। क्या बोलेंगे? माली की राजधानी बमाको है, ठीक है। आपसे मैं पूछूं मोरक्को की राजधानी बताओ, मोरक्को की राजधानी बताओ। रेबात, मारा क्यों? रेबात तो बता, रबात होती है, ठीक है, रेबात होती है। ओमान की राजधानी बताओ, ओमान की राजधानी क्या होगी साथी? मस्कट होगी। क्या हो जाएगी? ओमान की राजधानी मस्कट होगी। नामीबिया की राजधानी बताओ, नामीबिया की राजधानी बताओ भैया, नामीबिया की होगी जी विंडहॉक। क्या हो जाएगी? विंडहॉक हो जाएगी। रवांडा की राजधानी बताना, रवांडा की राजधानी मन में बोलो, रवांडा की राजधानी होगी भैया किगाली। क्या बोलोगे? किगाली। मैं आपसे पूछूं सेनेगल की राजधानी बताना, तो सेनेगल की राजधानी भैया हो जाएगी डकार। क्या होगी? डकार हो जाएगी, ठीक है। सोमालिया की राजधानी बताना, सोमालिया की राजधानी क्या होगी? मोगादिशु होगी। क्या होगी? मोगादिशु, ठीक है। क्या करिए? सोमा करिए, मोलिया गाडिसु। अच्छा गाड़ी सही जाएगी। सूडान है, सूडान की है खार्तूम। क्या बोलेंगे? खार्तूम। क्या बोलेंगे? खार्तूम होती है। पुर्तगाल की राजधानी बताओ दोस्त, पुर्तगाल की राजधानी बताओ भैया जी, लिस्बन है। क्या है? लिस्बन है। हंगरी की राजधानी बताना जरा क्या होगी? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। क्या बोलेंगे? हंगरी आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था, उसको पता ही नहीं चला, पेस्ट खा गया, बूढ़ा आदमी बोलेंगे। ये सारी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, अक्सर परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं। अब बता दो थम्स अप करके 20 के 20 किसको पता थी? सच सच बताना, नहीं तो कोई बताना ही मत। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत और फल है। बात को आज नहीं कल जानोगे, नहीं तो अपने बुढ़ापे में जानोगे, नहीं तो अपनी अधेड़ अवस्था में जानोगे, कभी ना कभी तो जानोगे। और जब जानोगे ऐसा भी होता है कि मानने का वक्त निकल जाता है, तो इसलिए समय रहते मान लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। सूची 1, सूची 2, स्लोवाकिया की राजधानी क्या पूछा है? कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। बुल्गारिया की बताएंगे, रोमानिया की बताएंगे आपका साथी, और हंगरी की बताएंगे क्या होगी? तो सही मिलान आपसे पूछा है, तो स्लोवाकिया की क्या होगी आपका साथी? ब्रातिस्लावा है, आपका बुल्गारिया की सोफिया है, रोमानिया की साथी बुखारेस्ट है, और हंगरी की बुडापेस्ट। बुडापेस्ट देखो इसमें कंफ्यूजन मत होना, रोमानिया बुखारेस्ट और हंगरी बुडापेस्ट, ठीक है। रो क्यों रहा? मान क्यों नहीं रहा? तो उसको बोले इसको भैया बुखारेस्ट को रेस्ट की जरूरत है, इसलिए रो रहा है, इसलिए नहीं मान रहा। ओके, तो क्या बोलेंगे? 1 3 1 3 2 4 1 3 2 4 ऑप्शन ए एकदम से सही हो जाए।
नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो 1000 से अधिक है? 1000 से अधिक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु? तो सबसे ज़्यादा भाई साहब केरल में ही है 1084, तमिलनाडु में 1000 से कम रह जाता है 995। तो क्या बोलेंगे? ये सेक्स रेशियो है। सेक्स रेशियो मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? जैसे भारत का लिंगानुपात कितना है, इंडिया का सेक्स रेशियो क्या है, भारत का जो लिंगानुपात है वो बताएं क्या है? तो आप कहेंगे भारत का भैया लिंगानुपात है आपका कितना? बोलेंगे लिंगानुपात है 943। 943 1000 से कितना कम होता है? 57 का ब्याह नहीं होने का भैया। 57 जो है क्या बोलते हैं जिसकी शादी नहीं होती, जो भी बोलते हो तुम जानते हो, बड़ा हम नहीं ले सकते यहाँ कक्षा में। तो स्त्री पुरुष अनुपात जो है साथी कितना बोलेंगे? 943 है भारत का लिंगानुपात, ठीक है। ये बेटियों को जन्म से पहले मारने, जन्म में उनके जन्म को लेकर के निंदा आदि की वजह से ये गैप है, तो भुगतना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे आते हैं। मुझे बताइए सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पर है? सबसे कम साथी जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर है? 879, ये हरियाणा में है। कहाँ पर है? 879 ये हरियाणा में। कितने कम रहेंगे? 121 कम रहेंगे। मुझे बताओ यूपी में साथी, यूपी में जो आपका दोस्त सेक्स रेशियो है वो कितना है? उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो कितना है? 912 है। पूरे भारत का 943 है, उसके मुकाबले कितना कम है? इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात की तुलना में कितना कम है, तो कितना हो जाएगा? 943 माइनस 912 हो जाएगा। आपसे पूछे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, या पूछ ले भारत की तुलना में कितनी कम है, तो साक्षरता दर आप कहेंगे 67.7% है भैया, जिसमें मेल साक्षरता है 77.3% और फीमेल साक्षरता है आपका 57.18%। अब पूछा जाएगा पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में कितना अंतर है, तो लगभग में बताइए सारे लोग, पुरुष और महिला साक्षरता के बीच में उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है? तो क्या बोलेंगे? लगभग 16 को याद रखिए डेटा को, करेक्ट बात पूछे परीक्षा में तो घटा लेंगे, साक्षरता दर हो जाएगी। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन जो डेंसिटी है यूपी का है 829 और इंडिया का कितना है साथी? इंडिया का है 382, ठीक है 382। भारत में पूछे जनसंख्या कितनी? 74.04% है, 74.04% है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उससे तुलना पूछे तो 7% लगभग कम है, सॉरी। तो कौन सा राज्य है साथी? आपका केरल हो जाएगा। आगे, हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? किस बात के लिए? क्या बोलेंगे? ऊपर दिखाएं बच्चे का जो आपका क्या बोलेंगे, जो धुंधला कमेंट आ रहा था, इनको ठीक करो ना, धुंधले क्यों आते हैं? भैया आपसे निवेदन है जीएस की टीम बनाकर फाउंडेशन बैच लाओ, जो बच्चे नई तैयारी करें तो जीएस से बेसिक तैयार हो। भाई क्या जरूरत पड़ती है तुम लोगों को निरंतर इतने सारे बैचेस की? मैं नहीं लाऊंगा। और बताओ क्योंकि आप लोग मेहनत करनी सीखो। जीएस फाउंडेशन के लिए बैच लाने की बजाय मैं आपसे अनाउंसमेंट करता हूँ इस क्लास में, जैसे ही इन क्लासेस से फ्री होऊंगा मैं, आप अपना एग्जाम देकर फ्री हो जाओगे, मैं आपको सारी जीएस यूट्यूब पर बहुत विस्तार से, ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव, अब तो कम समय बचा है, विस्तार से एक विषय की अलग अलग मैराथन, ये मेरा आपसे आज कमिटमेंट है, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं इस जीएस को आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। आपकी परीक्षा के फ्री होने के तुरंत बाद पढ़ा दूंगा। 31 तारीख के तुरंत बाद आप 31 को फ्री हो जाएंगे। और बताइए हम इसको 1 तारीख से या पहले वीक में शुरू कर देंगे। सब कुछ हम यूट्यूब पर पढ़ेंगे, थ्योरी और साथ में उसका क्या कॉन्सेप्चुअल, बिल्कुल भाग भूम नहीं, आराम से धीरे से 12-14 घंटे की बेसिक आपका एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। अब ठीक है आगे आते हैं। क्यों बैच बैच करते हो? हरगोविंद खुराना को तुम इतने सारे बैच खरीदते हो भाई, वो हम अपने आप बता देते हैं आपको कौन सा बैच लेना कौन सा नहीं। मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं जीएस का फाउंडेशन बैच लेके आऊंगा तो वो ऑल ओवर यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, सारे। लेकिन हम उसको नहीं लेके आएंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, वो कराया जा सकता है। आपको सीखने की चीज़ है, मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ है, निरंतर उसको सीखिए। जो प्रैक्टिस की चीज़ें उनको सीखिए, यूट्यूब जीएस तो यूट्यूब पे सभी टीचर्स की पढ़िए यार, वो प्रैक्टिस में लेके आइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस मांगता है। हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था बताएं जाती आपका? प्रोटीन संश्लेषण में आनुवंशिक कोड और उनकी व्याख्या के लिए। मुझे बताओ नोबेल पुरस्कार साथी, ये तो सब जानते होंगे, 1901 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल थे, उन्होंने डायनामाइट की खोज की, उन्होंने 5 क्षेत्रों में अपनी प्रॉपर्टी के टैक्स को देने की बात की कि भैया जो हमारा जो प्रॉपर्टी है, जिस पर जो इंटरेस्ट आएगा पैसे पे, उसको हम 5 क्षेत्रों में बांट देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। साहित्य में आपका, शांति में, भौतिकी में आपका, रसायन में और किसमें? चिकित्सा में। छठे क्षेत्र को बाद में जोड़ा गया। बात क्लियर है, हम सब कर दें। अब आते हैं भारतीय ऊपर, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मुझे बताओ रविंद्रनाथ टैगोर पहले एशियाई व्यक्ति रहे जिन्होंने साथी नोबेल पुरस्कार को जीता, किस वर्ष में जीता? 1913 में। बस वर्ष बताते रहे मुझे। किसके लिए मिला था इनको? एरिया कौन सा था? साहित्य। कौन से के लिए? साहित्य। और किसके लिए पुस्तक कौन सी थी? पहले एशियाई व्यक्ति बने, पेट में पूछा था पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? गीतांजलि के लिए मिला, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे कौन थे? सीवी रमन। तो पूछे भौतिकी में किनको मिला था? 1930 में। किसमें? फिजिक्स में मिला था। किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था, रमन इफेक्ट के लिए। मदर टेरेसा किस फील्ड में मिला था? मदर टेरेसा को भैया 1979 भारत सरकार ने 1980 में भारत रत्न इनको फिर दे दिया था। ये किसके लिए मिला था इनको? शांति के लिए, सोशल सर्विस करती थी इसलिए शांति के क्षेत्र में, ठीक है। एक मिला आपका एस चंद्रशेखर, किस क्षेत्र में मिला था? एस चंद्रशेखर जी को किस क्षेत्र में मिला था? 1983। ये केमिस्ट्री में पहले हैं। इन्होंने कहा था ना चंद्रशेखर सीमा जी कि आप भूगोल में पढ़ते होंगे इस बात को कि वे तारे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है वो श्वेत वामन तारे बन जाते हैं, व्हाइट डार्क स्टार बन जाते हैं। तो परिभाषा इन्हीं की है, एस चंद्रशेखर। आपका अमर्त्य सेन, आपका अर्थशास्त्र के लिए दोस्त बताएं, अमर्त्य सेन इनको कब मिला था? सबसे इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर लेना, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला था, अर्थशास्त्र के लिए। आपसे पूछे क्या बोलेंगे? वेंकटरमन जो थे उनको 2009 में मिला था केमिस्ट्री के लिए। ऐसे भी पूछ सकता है केमिस्ट्री के लिए दूसरा किनको मिला था? एक आपका साथी कैलाश सत्यार्थी को कब मिला था? कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन हमारे देश में चलाया हुआ है, इनको 2014 में मिला था। क्या बोलेंगे? 2014 में मिला था, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए, कम से कम पता। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? क्या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी। क्या बोलेंगे? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, 1959 से दिए जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार को। किसको? पुलित्जर पुरस्कार को, जो 1917 से शुरू किए गए। जैसे साथी छात्र हैं हमारे जो एसएससी के हों, जैसे एसएससी क्वेश्चन पूछती है बार-बार कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार को प्राप्त किया था? तो 1937 में उनको मिला था, उनका नाम कौन बताएगा? गोविंद बिहारी रायजादा। मन में सोचा करो, कमेंट मत लिखा करो। ये भी नहीं। तो दवा के क्षेत्र में जी भैया, तो दवा के क्षेत्र में बीसी राय पुरस्कार आपका, जिनके लिए हम चिकित्सा दिवस भी मनाते हैं, 1962 में। क्या बोलेंगे? 1962 में शुरू किया गया। पर्यावरण के लिए मिलता है व्हिटली अवार्ड। कौन सा? व्हिटली अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है आपका 1994 से। मुझे बताओ एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबेल पुरस्कार, ये नॉर्वे के राजा ने घोषणा की, अच्छा गणित के लिए नोबेल नहीं देते, अब गणित के लिए हम देंगे। तो ये मैथ्स के लिए दिया जाता है, किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है, इसको गणित का नोबेल भी कहते हैं। प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रित्जकर दिया जाता है आर्किटेक्ट के फील्ड में, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में, 1979 से 1979 से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर और पुरस्कार में कंफ्यूज मत होना, ये किसके लिए? आर्किटेक्चर के लिए, और ये आपका जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। तीसरा धनवंतरी पुरस्कार बताना किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंतरी पुरस्कार भारत का है साथी, चिकित्सा के क्षेत्र में। मुझे बताओ बोरलॉग पुरस्कार, जो नॉर्मल बोरलॉग थे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार उनके नाम पर कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है साथी, किस क्षेत्र में? बोरलॉग पुरस्कार को कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आप हिंदी के छात्र सभी हैं, हम सब करके बताएं, मैं अक्सर आपको भी बताने की जरूरत नहीं। संगीत नाटक अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इतनी उम्मीद तो आपसे करूंगा कि आपको पता होंगे भैया। आगे आएंगे।
लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावणी किस राज्य में किया जाता है? लावणी। आज सभी राज्यों के महत्वपूर्ण जो आपके साथी नृत्य हैं, जो पूछे जाने की गुंजाइश है, उनको खत्म करते हैं। तो क्या बोलेंगे लावणी भैया कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। उत्तर प्रदेश के बताना कौन-कौन से हैं? चरकुला है। चरकुला कहाँ का है पूछे तो उत्तर प्रदेश का। ख़याल, ख़याल कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहाँ का है आपका साथी? उत्तर प्रदेश का। दादरा कहाँ का है? ये भी आपका यूपी का है। कजरी कहाँ का है? ये भी यूपी का है। धोबिया कहाँ का है? कजरी और धोबिया उत्तराखंड और बिहार में भी होते हैं। और आपका कठफोड़वा डांस कहाँ का है? कठफोड़वा ये भी यूपी का है। ठीक है? यूपी का है। महाराष्ट्र की बात हो चुकी, सिक्किम, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपको बता चुका हूँ पहले ही। आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मुझे बताओ केरल के कौन-कौन से डांस याद रखने हैं? केरल के याद रखने हैं साथ ही आपको कोलकली और कालियट्टम। क्या बोलेंगे? कोलकली और कालियट्टम कहाँ का है? तो आप कहेंगे केरल का है। कोलकली और कालियट्टम। ठीक है जी। मैं आपसे पूछूं मध्य प्रदेश के कौन से डांस भैया याद रखें? मध्य प्रदेश के याद रखो साथी आपका ज्वारा, मटकी और फूलपति। क्या बोलेंगे? ज्वारा, मटकी और फूलपति। ठीक है? ज्वार रखने के लिए एक मटका चाहिए जिस पे फूलपत्ती बन रहे हो मध्य में। ठीक है? थर्ड है आपका राजस्थान। राजस्थान में साथी आपका पूछेगा क्या? घूमर, तेहरताली और कालबेलिया। घूमर, तेहरताली और कालबेलिया। कालबेलिया मध्य प्रदेश का भी है, नोट कर लेना जो साथी लिख रहे हो। जो साथी स्क्रीनशॉट लेते हैं उनकी तो क्या ही कहने। क्या बोलेंगे? राजस्थान आपका। गुजरात की अगर बात करें तो आप कहेंगे भैया गरबा है, गरबा है, डांडिया है, डांडिया है और आपका टिप्पाणी है। क्या है? टिप्पाणी है, टिप्पाणी है। ठीक है? टिप्पाणी है। आपका ओडिशा की बात करें, ओडिशा का क्या है आपका? दलखाई है, गोटी पुआ है। क्या है? दलखाई, दलखाई और आपका गोटी पुआ है। ठीक है? पंजाब की बात करते हैं साथी, पंजाब की बात करते हैं वो भांगड़ा है, भांगड़ा है आपका गिद्दा है। क्या है? गिद्दा है। भांगड़ा है वो आपका गिद्दा है। ठीक है? ये बात याद रख लेनी है। ये आपका कुछ राज्य और उनके महत्वपूर्ण डांस हैं। जैसे फाग की बात करूं मैं आपसे, फाग कहाँ का है? वो हरियाणा का डांस है। ठीक है? हरियाणा का डांस है। आगे आगे। तुलिहाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, इम्फाल में या वाराणसी में? ये कुछ हवाई अड्डे हैं साथी जो पूछे जाते हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है तुलिहाल हवाई अड्डा। तुलिहाल। डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? अरुणाचल में है। कहाँ पर है? अरुणाचल में है। पाक्योंग हवाई अड्डा, ये नए हवाई अड्डे थे साथी आपका, बड़े चर्चित रहे थे। पाक्योंग कहाँ पर है दोस्त आपका? भैया जी सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। लाल बहादुर शास्त्री यूपी के साथी इस डिस्ट्रिक्ट में है। लाल बहादुर शास्त्री जी जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री जी एयरपोर्ट, ये किस जिले में आपका स्थित है? तो आप क्या बोलेंगे भैया? वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। मैं आपसे बोलूँ चौधरी चरण सिंह जी के लिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो साथी कहाँ पर है? तो आप कहेंगे भैया जी वो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है। क्रिकेट के मैदान या कोई भी मैदान उत्तर प्रदेश के जानते हो ना? जैसे मैं आपसे पूछूं इकाना स्टेडियम कहाँ पर है साथी? मैं आपसे पूछूं इकाना स्टेडियम जो आपका किसके नाम पर? अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कहाँ पर है इकाना? मैं आपसे पूछूं ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है साथी? इकाना स्टेडियम कहाँ पर है? बोलेंगे लखनऊ। बहुत शानदार। और ग्रीन पार्क कहाँ पर है? ग्रीन पार्क कहाँ पर है? सारे दोस्त बोलेंगे कानपुर में भैया। कहाँ पर? कानपुर में। यहाँ पर ड्यूटी मिलेंगी तुमको, ड्यूटी मिलेंगी फिर आराम से देखना मैच वैच। ठीक है? निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? इंडियन रेलवे का जो साथी शुभंकर है वो कौन है? मॉरिस बिल्ली है, मुर्गन पेओक है, नंदी बैल है या भोलू हाथी है? भैया भोलू हाथी है। और हाथी का बड़ा साथी प्रश्न पूछा जाता है, अपू हाथी पूछा जाता है। अपू हाथी ये आपका 1982 के एशियन गेम्स में प्रतीक था। एशियन गेम्स में भोलू हाथी इंडियन रेलवे का है। स्टेपी हाथी जब हमने 2011 का क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था, क्या बोलेंगे? 2011 जो क्रिकेट विश्व कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उसमें ये आपका शुभंकर था। ठीक है? शुभंकर था। अब साथी मैं आपसे पूछता हूँ इंडियन रेलवे के बारे में, मुझे बताओ भारतीय जो रेल दिवस है वो कब मनता है? रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेलवे के बारे में नोट करें, रेल दिवस कब मनता है? वो 16 अप्रैल को मनता है। ठीक है? क्योंकि अक्सर रेलवे से प्रश्न यूपी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। मुझे बताओ सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? भैया विवेक एक्सप्रेस है। कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि दोस्त आपका 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। मुझे बताओ राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी? राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? राजधानी एक्सप्रेस साथी 1 मार्च 1969 को शुरू हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक गई थी? दिल्ली से हावड़ा गई थी। दिल्ली से हावड़ा गई थी। कहाँ? दिल्ली से हावड़ा के लिए। मुझे बताओ जो ट्रेन 18 है आपका, जिसको हम वंदे भारत के नाम से जानते हैं, वंदे भारत जिसको ट्रेन 18 हम कहते हैं, ये कब चली थी? तो ट्रेन 18 आप कहेंगे 15 फरवरी भैया 2019 को चली थी। कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी चली थी। कहाँ से? दिल्ली से वाराणसी चली थी। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं समझौता एक्सप्रेस कौन से दो देशों के बीच में चलती है? समझौता एक्सप्रेस कौन से दो देशों के बीच में चलती है? तो आप कहेंगे समझौता एक्सप्रेस भैया भारत पाकिस्तान के बीच। किसके बीच चलती थी? भारत पाकिस्तान के बीच ये चर्चित है। भारत पाकिस्तान के बीच चर्चित है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। कितनी ट्रेनें? 3 प्रमुख ट्रेनें हैं। एक तो साथी मिताली एक्सप्रेस चलती है। कौन सी? मिताली एक्सप्रेस कौन से दो देशों के बीच? भारत बांग्लादेश। आपसे पूछे मैत्री एक्सप्रेस, आपसे पूछे बंधन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? बंधन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? आपसे पूछे भारतीय रेलवे में कितने जोन है? रेलवे में साथी जोन कितने हैं? तो आप कहेंगे रेलवे में भैया 18 जोन है। कितने? 18 जोन है। आपसे पूछे आरपीएफ का गठन कब हुआ था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ था? तो आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में। एक संस्था है साथी जो रेलवे में कैटरिंग का काम करती है, आईआरसीटीसी। ठीक है? आईआरसीटीसी इसका फुल फॉर्म आप लिखोगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ठीक है? टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अब आते हैं आज के होमवर्क पर। भारतीय रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन है? ये आपका आज का होमवर्क है। इसका उत्तर देना ना भूलें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बीच में आपकी क्लासेस हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेज बोल के, थोड़ा जल्दी बोल के क्लास खत्म करता हूं कि आपको बीच में एक स्पेस मिले, ताकि आप बाद की कक्षाओं और पहली कक्षाओं के बीच में एक बैलेंस बना पाए। भैया मैंने नायक सीरीज की हुई है, भाई तुम विजेता हो, तुम इतिहास लेके आओगे, मेरा प्रॉमिस है। मैंने उस सीरीज को शुरू करने से पहले प्रॉमिस किया था। जो साथी उसके 35 सेट भी ना कर पाया हो, शुरू के 25 सेट भी जिसने कर लिए हैं, वो अब उसको छोड़ दो। 25 काफी है उसमें शुरुआत के, क्योंकि 10 में तो रिवीजन और टफ क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था 10 में मिलान, आधुनिक प्रश्न, वो सब है। नायक सीरीज में 25 जो 25 सेट से शुरुआत के जो वहां तक भी पहुंच गया हो उसमें उसको छोड़ दो। ठीक है? अब ये फाइनल रिवीजन ये वाला कर लो, काफी होगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्त